हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी नेट का एग्ज़ामिनेशन हुआ 15 मार्च 2023 को। पेपर जो था वो आसान था, जो सब पढ़ते हैं वही आया है। कुछ सवाल थे जो उटपटांग सवाल कह सकते हैं, आप हर बार देखने मिलता है। तो इस बार भी कुछ इसी प्रकार से 5-10 नए अजीबोगरीब सवाल देखे गए। ठीक है, तो वो सब आपका जल्द ही आंसर की वगैरह और जो आपने रिस्पॉन्स दिया है वो सब आ जाएगा, है ना। और बस बाकी जो लोग ने ज्वाइन थे उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। आप लोग भी कमेंट में बताएं आपका एग्ज़ाम कैसा गया, जो आपकी अपेक्षा थी उस तरह का पेपर आया या नहीं आया, कितना आपको टफ़ लगा, कितना आपको आसान लगा, वो सब आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर वगैरह आएगा तो उसको फिर सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा कि अगर जो लोग ने पढ़ाई की है और गलती किया है तो गलती कहाँ पे हुई है। ठीक है, चीज़ों को समझने में गलती हुई है या उनको स्मरण रखने में गलती हुई है, कहाँ पे हुई है, वो सब बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं आपका साइकोलॉजी, जो कुछ लगभग 8-10 साल पहले आपका हुआ राजस्थान सेट में। उस वक्त क्या लेवल था, और बेशक 10 साल पहले की बात है, 10 साल में कितना कुछ बदल गया है, तो उनका भी शायद लेवल वो इंक्रीज़ कर दे, तो उसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, तो 26 मार्च को आपका जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है राजस्थान सेट का, तो उसके जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छे से देखें। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से करें। अभी आपके पास कुछ 5-6 दिन है। और महाराष्ट्र सेट वाले भी जो देख रहे हैं वो भी इस पेपर को लगाए, सॉल्व करें, देखें आपको कितना बनता है, कितना आपको नहीं बनता है। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल, काफ़ी आसान सा सवाल है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अच्छा, ये जो पेपर है इसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, पहला सवाल, साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड बी, और जो हमारे कोर्स के बच्चे हैं वो भी इसको साथ साथ लगाते जाइए। आपका भी एक प्रकार से मॉक टेस्ट ही हो रहा है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है वही सब आपको मिल जाएगा इसके अंदर, कुछ अलग से नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो आप भी मॉक टेस्ट के लिए, और जो लोग जून के लिए देख रहे हैं वो भी इसको प्रयास करें लगाने का। तो जून के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने अभी यहाँ पे प्रकट होंगे। ठीक है, ओके, साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड बी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, क्लियर एंड शॉर्ट, रिलायबल एंड वैलिड, शॉर्ट एंड ईजी। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा है राजस्थान सेट का कि ठीक है, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखा हुआ है, वैसे ही हमारे कोर्स में भी आपको पढ़ाया जाता है हिंदी में और अंग्रेज़ी में। ठीक इसी प्रकार से जहाँ पे हिंदी की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे इंग्लिश हिंदी मिक्स चाहिए है वहाँ पे उस तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है, ओके, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, लंबा एवं पेचीदा, स्पष्ट एवं छोटा, विश्वसनीय एवं वैध, छोटा एवं सरल। ठीक है, तो कोई भी मनोविज्ञान का विद्यार्थी इस प्रश्न को तो गलत नहीं करेगा एटलीस्ट, है ना, अगर उनके कॉन्सेप्ट वगैरह संप्रत्यय वगैरह अच्छे से क्लियर है। तो कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट या कोई भी एजुकेशनल टेस्ट जो हम बोलते हैं, पढ़ाई करते हैं, किस प्रकार से होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर 3 रिलायबल एंड वैलिड, है ना, वो कैसा होना चाहिए आपका साइकोलॉजिकल परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इसका उत्तर सी मार्क किया है तो आपको 2 नंबर, 1 नंबर जो भी चाहिए रख लीजिए आप। ठीक है, तो आपका ये उत्तर सही होता है यहाँ पे, रिलायबल एंड वैलिड। अब ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द केस स्टडी मेथड। निम्न में से कौन सा विकल्प व्यक्ति अध्ययन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, प्रयास करिए इसका उत्तर देने का। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी सोर्सेज, व्यवहार का स्वाभाविक निरीक्षण, मनोवैज्ञानिक मापन, परिणामों का सामान्यीकरण, अनेक स्रोतों से सूचना एकत्रित करना। ठीक है, सवाल पे दीजिए क्या पूछ रहा है, हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है ना, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द केस स्टडी मेथड। केस स्टडी में क्या होता है आपको मालूम है, किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी एक वस्तु विशेष का हम क्या करते हैं, पूरी तरह से उसी पर्टिकुलर केस को हम अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ा सवाल केस स्टडी में सबसे पहले आप यही पढ़ते हैं कि जो केस स्टडी जिस व्यक्ति की जिसकी हुई हो रही है ना, उसको आप सामान्य ऑडियंस पे, जनरल ऑडियंस पे आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसका क्या नहीं कर सकते आप, उसका परिणामों का आप सामान्यकरण नहीं कर सकते। यानी कोई एक 1800 में किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का अध्ययन किया, उसी चीज़ को आप आज 2022 में जो लोग वीडियो गेम्स में, कंप्यूटर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर आप सेम चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते कि पढ़ाई में भी वो उतने अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल केस स्टडी में आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, किसी को आपको जाके देखना है कि किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है वो पर्टिकुलर व्यक्ति, नेता, लीडर, तो उसको जाके कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए अलग अलग स्रोतों से सूचना भी एकत्रित की जा सकती है। ठीक है, लेकिन उसको जो रिजल्ट है उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए ही वो लागू होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, परिणामों का सामान्यीकरण।
अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 3, इन विच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट द एक्सपेरिमेंटर कैन नॉट कंट्रोल एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। कौन से प्रयोग में प्रयोगकर्ता बाहरी चर को नियंत्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, कन्फाउंडिंग एक्सपेरिमेंट, कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट, क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, पायलट एक्सपेरिमेंट। भौचक प्रयोग, निर्णायक प्रयोग, समन्वेशी प्रयोग या फिर अग्रगामी प्रयोग। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होगा कन्फाउंडिंग एक्सपेरिमेंट्स यानी कि भौचक प्रयोग। ठीक है, भौचक प्रयोग में प्रयोगकर्ता जो है एक्सपेरिमेंटर है, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, बाहरी वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका तीसरे नंबर का सही उत्तर। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये पूछ रहा है, अ रिसर्चर वांट्स टू नो अ सर्टेन ग्रुप एटीट्यूड टुवर्ड्स एन इंडियन गवर्नमेंट स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। एक अनुसंधानकर्ता भारत सरकार की किसी योजना के बारे में किसी समूह की अभिवृत्ति जानना चाहता है। इस कार्य के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं रहेगी। ठीक है, कौन सी उपयुक्त नहीं रहेगी यहाँ पे पूछा जा रहा है। साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रयोग, निरीक्षण, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या चाहता है, किसी योजना के बारे में किसी समूह की अभिवृत्ति जानना चाहता है। मान लीजिए अगर भारत सरकार की बात करें तो उन्होंने कोई स्कीम लाई, ठीक है, किसी नवीन योजना का उन्होंने निर्माण किया, लागू किया, तो अब क्या जानना है, वो किसी ग्रुप का एटीट्यूड जानना चाहते हैं, अभिवृत्ति कैसी है, ठीक है, उस स्कीम के प्रति। तो वहाँ पे आप कैसे पता कर सकते हैं, इंटरव्यू से कर सकते हैं पता आप कि हाँ ठीक है, एक एक को बुला के पूछेंगे आप। वहाँ क्वेश्चनियर दे सकते हैं आप, किसी को प्रश्नावली दे सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं। आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, है ना। कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग जो है यहाँ पे वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये विधि उपयुक्त नहीं रहेगी। अगर बहुत ही जुझारू हैं तो एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे आप, लेकिन राजस्थान सेट के उत्तर के लिए आप प्रयोग इसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 5, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, कॉर्पस कोलासम। 2 मस्तिष्क गोलार्ध जुड़े हुए हैं मेडुला से, सुषुम्ना से, लघु मस्तिष्क से या फिर कॉर्पस कैलोसम से। ठीक है, आपको मालूम है आपके मस्तिष्क के 2 गोलार्ध होते हैं, एक दाया और बाया गोलार्ध। ठीक है, तो ये जुड़े हुए किससे होते हैं, मेडुला तो जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है सबसे पहले मेडुला आपको मिलता है वहाँ पे। ठीक है, वहीं पे आपको सेरेबेलम भी मिलता है। ठीक है, बेल की तरह जो बताया था वीडियो के अंदर। लघु मस्तिष्क तो 1 और 3 ऑटोमेटिकली अलग हो गए हैं। स्पाइनल कॉर्ड से कैसे जुड़ा रह सकता है, स्पाइनल कॉर्ड तो आपके पीठ में है, जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं हम, है ना, वो तो आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पर है। तो क्या बचता है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम इसका सही उत्तर है। इसी की वजह से आपके जो दोनों जुड़े हुए हैं हेमिस्फीयर गोलार्ध जुड़े हुए हैं, केवल इसी वजह से, कॉर्पस कैलोसम की वजह से। अगर इसको अलग कर दिया जाएगा तो आपकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसमें दिक्कत हो सकती है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6, द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स डिपेंड्स ऑन। तंत्रिका आवेग की गति का आधार क्या है, द डायमीटर ऑफ एक्सॉन एंड द थिकनेस ऑफ माइलिन शीथ। एक्सॉन के परिघ एवं माइलिन शीथ के घनत्व पर, द डायमीटर ऑफ माइलिन शीथ, द थिकनेस ऑफ एक्सॉन, द डायमीटर ऑफ एक्सॉन। माइलिन शीथ के परिधि पर, एक्सॉन के घनत्व पर और एक्सॉन के परिधि पर। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सही उत्तर इसका, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करिए कि ये सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आगे के सवाल देखेंगे और किस प्रकार के सवाल थे, उनके उत्तर क्या क्या थे, उनको भी हम कवर करेंगे आपके राजस्थान सेट एग्जामिनेशन के पहले। ठीक है, तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो नीचे कमेंट करिए, नहीं मालूम है तो भी कमेंट करिए कि नहीं मालूम है। तो अगले वीडियो के अंदर हम इसी प्रश्न से, प्रश्न नंबर 6 की हम आगे चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड। चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या करना है आपको मालूम है, जो बाकी सब बोलते हैं वही यहाँ भी लागू होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।